कभी भी आप खीरे का रायता बनाएं या लौकी का रायता बनाना है, आपको उसमें जो भी चीज़ें डालनी है सारे इंग्रेडिएंट्स आप उसमें ऐड कर दीजिए। छौंकना बघारना है वो भी आप कर दीजिए। उसके बाद खीरे के रायते में बीचों बीच में एक कटोरी रख दीजिए। जलता हुआ कोयला रख दीजिए जैसे हमने रखा है। तो जलते हुए कोयले को हम इसमें रख देंगे और इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच के आसपास घी और इसमें आप प्लेट ढक दीजिए। ऐसा प्लेट ढकिए जो आपके रायते को पूरे अच्छे से कवर कर सके और उसका जो धुआं है वो बाहर ना निकले। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो रायता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, उसका टेस्ट डबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर में आपका रायता बनता है और सब आपको खाने के बाद आपकी तारीफ ही करने वाले। इनके लिए हम रायते को ढके रहने देंगे। उसके बाद मैं प्लेट खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी हमारा जो रायता है वो काफ़ी ज़्यादा, इसका जो धुआं होता है ये हमारा रायता एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा रायता बहुत ही ज़्यादा स्मोकी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। बाद में कटोरी को निकाल करके आप साइड में रख दीजिए। कोयला अगर आपका थोड़ा बहुत बचा है तो उसको बुझाकर आप रीयूज में कर सकते हैं। आपको भी पराठे के ऐसे रिजल्ट चाहिए, आप देख सकते हैं ये एक लेयर है, ये इसके बीच में दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है, ये जो साइड में है, और ये चौथी लेयर है। ये देखिए अलग अलग सारी लेयर हो, पराठा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने। तो उसके लिए आपको पराठा सेकना कैसे है आज सिर्फ उसकी ही जानकारी लेके आई हूँ। तो पहले इसको हम साइड में रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ पराठे को सेकना कैसे है। तो ये ले लेते हैं, थोड़ा सा हम बेलते हैं जैसे हम हमेशा बेलते हैं और थोड़ा सा ऑयल इधर लगाएंगे। और आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पराठा जैसे मेरा बना है एज इट इज वैसे ही बनेगा। तो इसको हम फिर से रोल करेंगे 4 फोल्ड में करके। अब हम जैसे पराठा बेलते हैं वैसे हम इसको बेलेंगे। और अभी मेरा पराठा बिल गया है, इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। पहले इसको एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। अभी मेरा पराठा एक साइड से सिक गया है और अब हम इसको टर्न करेंगे। अभी भी हम इसमें ऑयल नहीं लगाएंगे, इससे पराठा अच्छे से सिक गया है। और अब हम इसमें एक बार फिर से हमने इसको पलट करके अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ये तरीका मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था। इससे क्या होता है कि पराठे की जो लेयर्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती है जब आपका पराठा दोनों साइड से सिक जाता है, और काफी अच्छे आपको पराठे की रिजल्ट मिलेंगे। अगर भरने वाला भी पराठा है ना तो आप उसको दोनों साइड सेकने के बाद तेल लगाते हैं तो वो भी काफी फूला फूला बनेगा। आप देख सकते हैं पराठे के लेयर्स अभी से दिखने लगे। आप दाल बना रहे हो, कोई सी भी दाल हम बना रहे हो, और अधिकतर क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं तो दाल का जो ढक्कन होता है उसमें दाल लग जाती है और हमारा ढक्कन काफी गंदा हो जाता है। और जब सीटी आती है तो ऊपर साइड भी दाल काफी गंदा हो जाता है, ढक्कन काफी गंदा और छिट्टियां जैसे आ जाती। ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप दाल में डालने वाले हल्दी, नमक, खटाई या आम या टमाटर जो भी डालना है सारी चीजें डाल दीजिए। और दाल में थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए, जरा सा थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है वो कुकर के ढक्कन पे भी नहीं आएगी और सीटी भी जब आएगी तो ऊपर आपका कुकर का ढक्कन गंदा नहीं होगा। आप ऑयल डालते हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट देख सकते हैं, ढक्कन एकदम क्लीन है और सीटी आने के बाद ऊपर भी जरा सी भी दाल नहीं आई है, कुछ भी गंदा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढक्कन को घिसते समय, अंदर बाहर दोनों साइड से आप देख सकते हैं काफी क्लीन है दोनों साइड से। और दाल भी काफी प्रॉपर पकी है। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। दाल कभी भी पकाइए थोड़े से ऑयल के साथ, अगर आप उसको पकाते हैं तो आपके कुकर के ना बाहर और दाल आएगी ना ही आपके ढक्कन के अंदर साइड लगेगी। आज आपको एक बहुत ही ज्यादा काम की बात बताती हूँ। आटा तो सभी के घरों में बचता ही है, तो जैसे हम कभी कभी क्या होता है सुबह आटा बच जाता है तो हम शाम को उसकी रोटी बनाते हैं, लेकिन जब हम बर्तन में रखते हैं तो वो आटा जब हम दोबारा फ्रिज में रखने के बाद जब उसको यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कड़क हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है थोड़ी सी प्लेट खुली रह जाती है तो ऊपर का आटा एकदम पपड़ी पपड़ी जैसा पड़ जाता है। ऐसा ना पड़े इसके लिए आप क्या करें कि जैसे हम लोग कभी मार्केट से घी लाते हैं ना तो ये पतली पतली पन्नियाँ मिलती हैं, ये मतलब एक थैली जैसा होता है, इसी के अंदर घी मिलता है या दही मिलता है, या मतलब हम ऑयल भी लेते हैं तो ऑयल की जो पन्नियां होती हैं अगर आप आटा उसमें लपेट करके उसके बाद अगर आप बर्तन में बंद करके फ्रिज में रखते हैं तो आप देख सकते हैं आटा मेरा ठंडा बहुत है, बट आप देख सकते हैं ना कहीं से कड़ा है और ना कहीं से ज्यादा बहुत ज्यादा पपड़ी वगैरह जमी है। सेम वैसा ही आटा है जैसे हम सानते हैं आटा उस समय होता है। तो अगर ऐसे अच्छे रिजल्ट आपको आटे के साथ चाहिए तो आप भी आटे को पहले एक पन्नी में लपेट करके उसके बाद किसी बर्तन में रख के, अगर आप चाहें तो पन्नी के साथ ऐसे भी फ्रिज में रख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसको पन्नी में लपेट के बर्तन के अंदर रखें, या फिर पन्नी में ही लपेट के ऐसे भी आप आटे को रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और आटा कभी कड़ा नहीं होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो कभी भी आप पोहा बनाने वाले हों तो पोहे में आप जब आप पोहा भिगो लें तो भिगोने के बाद जब उसका पानी स्ट्रेन हो जाए तो आप एक थाली में उसको निकाल लें, और निकालने के बाद उसी समय में आप उसमें हल्दी, नमक और नींबू का जो रस होता है, लेमन जूस जिसको बोलते हैं, उसको आप इसी समय में एक थाली में ही आप ऐड कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जब आप कढ़ाई में पोहा डालेंगे तो आपको मिलाने में भी आसानी होगी, और जो नींबू का रस है, हल्दी है और नमक है वो पूरे पोहे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बताती हूँ, अगर आप चावल साफ कर रहे हो या गेहूं साफ कर रहे हो, इनमें से अगर आप कोई भी चीज साफ कर रहे हो जिसमें घुन पड़ गए हो या कीड़े पड़ गए हो, तो उनको जब आप चालने बैठे ना तो नीचे किसी भी बड़े बर्तन में आप पानी ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ कि इससे क्या होगा कि जो घुन या कीड़े जो पड़ते हैं ना वो पानी में ही रहते हैं। नहीं तो ऐसे अगर हम चालते हैं ना तो वो क्या होता है, जिस भी जगह पे हम चालते हैं तो वो सब जगह चलने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। तो अगर आप एक बड़े बर्तन में नीचे पानी रख के उसके ऊपर अगर आप चालते हैं ना तो वो कहीं भी चल के नहीं जाएंगे, सारे घुन उसी पानी के अंदर मर जाएंगे और उसी बर्तन के अंदर रहेंगे, पूरे घर में नहीं जाएंगे और अगर पूरे घर में वो चलने लगते हैं ना तो वो दूसरे किसी भी सामान में चढ़ जाते हैं और वो चीजें वो खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी आप चालने बैठिए तो आप एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें ही चालिए, तो उससे क्या होगा कि वो घुन उसी पानी में मर जाएंगे और दूसरे कहीं भी नहीं जाएंगे। और आपको जब ये चालते हैं ना और जो इसमें नीचे चावल या गेहूं गिर जाते हैं तो उनको आप धो करके बाहर निकाल सकते हैं। चावल है तो उसको किसी रेसिपी में आप यूज कर सकते हैं, और गेहूं है तो उनको आप धुल करके फिर से आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन तो हम सभी हैं, पर कभी कभी क्या होता है, चाय पीना तो हमें पसंद होता है पर अधिकतर क्या होता है, ज़्यादा चाय पीने से हमको गैस बन जाती है। तो अगर आपको भी चाय पीने से गैस बन जाती है तो जैसे मैं चाय बनाती हूँ, आप इस तरह चाय बनाएंगे तो आपको कभी भी चाय पीने से गैस नहीं होगी। पानी डालिए, चाय चीनी जिस क्वांटिटी में आपको डालनी है उसकी क्वांटिटी में आप चीनी डाल दीजिए। उसके साथ साथ आप इसमें चाय की पत्ती, अदरक, जो भी चीज़ें आप चाय में डालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें डाल करके आप अच्छे से उसको पका लीजिए। और पकाने के बाद जब आपकी अच्छे से चाय एकदम खौल जाए, एकदम बढ़िया से आपका ये ब्लैक पानी रेडी हो जाए, उसके बाद आप इसमें उबला हुआ दूध डालिए। याद रखिएगा कभी भी चाय में कच्चा दूध ना डालिए, हमेशा उबला हुआ दूध डालिए। और इस तरह चाय पकाने से कभी भी आपको चाय से गैस नहीं होगी। ये तरीका होटल मैनेजमेंट में लोगों को सिखाया जाता है। मेरे हस्बैंड होटल में ही हैं, उन्होंने मुझे बताया था इस तरह चाय बनाने से कभी भी चाय की वजह से लोगों को गैस नहीं होती है। और इसी जगह मैं आपको एक बात और ही बता दूं, अगर आप इसी तरह चाय बनाते हैं तो जो 90% लोग, कभी कभी क्या होता है कि लोगों की चाय फट जाती है, तो वो जो चाय जैसे फट जाती है वो फटने वाला प्रोसेस भी कभी नहीं होता है अगर आप इस तरह चाय बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं चाय मेरी अच्छे से बन गई है, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको चला लिया है। और तो ये देखिए मेरी चाय तो रेडी हो गई है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। आप भी नेक्स्ट टाइम चाय बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा, तो आपकी भी चाय की वजह से आपको कभी भी गैस नहीं होगी। और भारतीयों की तो पहली पसंद है चाय। कभी भी आप आटा सान रहे हो तो आपको जैसे आटा सानना है, नमक वमक डाल के बहुत सारे लोग सानते हैं, तो आपको उस तरह सानना है तो आप सान सकते हैं, पर कभी भी आटे में तेल मत डालिए। कभी भी आप जब आटा पूरा आप सान चुके हैं, आपका आटा जब हम आटे को मसलते नहीं हैं उस स्टेज पे आप इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल दें। 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपको घी डालना है वो आप डाल दीजिए, वैसे 1 चम्मच तो डालिए ही डालिए। उसके बाद अगर आप आटे को मसलते हैं और उसके बाद उसकी बनी, कभी भी आप ट्राई कर लीजिए, 100% ये मेरी गारंटी है, उसकी रोटियां भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और पराठे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि आप सोच नहीं सकते। घी डाल के मैंने आटे को सान तो लिया है और आटा मेरा पूरी तरह अच्छे से सन चुका है, और इसके बाद हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इससे आप रोटी बनाइए या पराठा बनाइए, मेरी गारंटी है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मुलायम रोटी बनेंगी। चाहे ये रोटियां आप शाम तक भी रखेंगे तो भी बहुत ही बेटर, आप बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट। नारियल तोड़ते हैं तो नारियल को तोड़ने के बाद नारियल को उसके ये ऊपर वाले खोल से निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और नाइफ से हम मान लीजिए खुरच के निकालते भी हैं तो निकलता भी अच्छे से नहीं, काफ़ी टुकड़े हो जाते हैं और हाथ में लगने का भी डर रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें, नारियल को आप रख दें गैस, जैसे मैंने गैस को ऑन कर दिया है, 1-2 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही चढ़ा रहने दें। आप खुद देखेंगे ये 5 मिनट बाद जो नारियल का खोल होगा वो नारियल से अलग हो जाएगा और आपका नारियल ईजिली बाहर निकल आएगा। इसको कर देंगे बंद, नारियल को उठा लेंगे और उठा करके पानी में डाल देंगे।
ईजिली चारों तरफ से पूरा डिप कर देंगे पानी को। और उसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारा नारियल ईजिली इस खोल से बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने एक नाइफ़ लिया है, आप देख सकते हैं। और इस नाइफ से साइड में हल्का सा क्रश मारेंगे तो ये मेरा एक टुकड़ा निकल गया है। इसको इसमें जाने देंगे और नारियल को हम अच्छे से नीचे तक ले जाएंगे और हल्का सा चक्कू से प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा नारियल है ये ईजिली बाहर निकल आएगा। ये देखिए एकदम अलग हो गया है। ये देखिए ये अलग हो गया है। और ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा नारियल बाहर निकला है, कहीं से टूटा नहीं है। और ये प्रोसेस मैंने नारियल फोड़ दिया था क्योंकि जन्माष्टमी का था। और नहीं तो आप पूरा गोला भी अगर गैस पे रखते हैं और उसको अच्छे से चारों तरफ से आप गर्म कर लेते हैं और उसके बाद पानी में डाल देते हैं, क्योंकि गर्म होता है तो मैनेज करना प्रॉब्लम होता है, तो ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो ठंडा होने के बाद अगर आप उसको चारों तरफ से हल्का सा किसी भारी चीज़ से टक टक करते हैं तो उसके बाद जब किनारे से एक साइड से अगर आपका खोल हल्का सा फूट जाएगा तो अगर आप पूरा खोल निकाल देंगे तो आपका नारियल एकदम ईजिली बाहर निकल आएगा। आपको कहीं भी चक्कू का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी सब्जी छौंक रहे हैं, सूखी सब्जी हो या रसेदार सब्जी हो, तो कढ़ाई के ऊपर एक अवट वाली थाली ढक दीजिए। उसके ऊपर आप 1 गिलास के आसपास पानी डाल दीजिए। ये पानी जब गर्म हो जाएगा तो अगर आप रसेदार सब्जी बना रहे हैं और आपको उसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप ये पानी वहाँ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बर्तन धोने में या बच्चों की दूध की बोतल या चिकनाई वाली चीज़ों के धोने में भी ये यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप थाली में पानी भर के रखते हैं तो इसकी वजह से जो सब्जी हमारी गर्म मतलब जब सब्जी हमारी पकती है तो इसमें जो भाप बनती है, ये भाप की वजह से थाली के निचली सतह पे बूंद बूंद करके पानी जमा हो जाता है और वही पानी हमारा सब्जी में बूंद बूंद बन के गिरता है, तो जिसकी वजह से हमारी सब्जी कभी भी कढ़ाई में लगती नहीं है। ये प्रोसेस ट्राई कीजिए, 100% वर्क करता है। पुराने ज़मानों में भी जब चूल्हे पे खाना बनता था, दाल वगैरह पकाई जाती थी तो ऊपर कटोरे में पानी भर के रखा जाता था कि अगर दाल में पानी कम पड़े तो ये पानी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए, बिना गैस जलाए आपको एकदम नॉर्मली पानी गर्म भी मिल जाएगा। ठंडी के सीजन में आप ये ज़रूर करिए, ये पानी आपको बहुत जगह यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर पानी भी गर्म हो गया है, नीचे मेरी सब्जी भी एकदम अच्छे से पक चुकी है। ये मैंने लौकी छौंकी है व्रत के लिए, तो मेरा मस्त सब्जी भी पक गई है, लगी भी कहीं से नहीं है। ऊपर का पानी भी गर्म हो गया है और इस पानी को आप जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। चावल भी पकाने में आप डाल दे तो ये पानी साफ़ है, मतलब जैसा भी आप डालें साफ़ पानी है तो साफ़ है। आपको बोतल धोनी है तो बोतल के लिए, जहाँ भी यूज़ करना चाहें आपको बिना गैस जलाए ये गर्म पानी भी मिल जाएगा। सारी जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे गाइस एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।